हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आज स्टार्ट करूँगी बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल वाली जो चैप्टर है। ये बायोकेमिस्ट्री की बुक है और इनके जो पब्लिकेशन है ये लेटेस्ट पब्लिकेशन है और इनके ऑथर हैं डॉक्टर सत्यनारायण। ठीक है, अब सबसे पहले हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द लिविंग मैटर इज़ कम्पोज्ड ऑफ मेनली 6 एलिमेंट्स। ठीक है, 6 एलिमेंट का बना होता है लिविंग मैटर। उसमें क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब। ये जो एलिमेंट्स हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं 90% ऑफ द टोटल ड्राई वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखो, एक हो गया वेट वेट, एक हो गया ड्राई वेट। वेट वेट मतलब हो गया कि पानी के साथ जो वेट नापा गया है वो, और ड्राई वेट मतलब हो गया पानी हटा के जो वेट नापा गया है वो। तो ये 6 एलिमेंट ड्राई वेट का 90% कंपोज करते हैं। मतलब इन जो 90% ऑफ द ड्राई एलिमेंट का वेट होता है ना बॉडी में, वो इन्हीं 6 एलिमेंट से बना होता है। सेवरली अदर फंक्शनली इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन द सेल। मतलब कि ये 6 एलिमेंट तो पाए जाते ही हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे अदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, फंक्शन होता है। ये इंक्लूड करते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, जिंक, आयरन, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, सेलेनियम। ठीक है, अब है दूसरा पैराग्राफ। कार्बन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसका कहना है कि एक यूनिक एलिमेंट तो है ही कार्बन, इसीलिए एक यूनिक एलिमेंट है क्योंकि इसके पीछे एक पूरा ब्रांच है केमिस्ट्री का, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। बाकी एलिमेंट के थ्रू एक ब्रांच नहीं बनाया गया ना केमिस्ट्री का, इसीलिए। कार्बन इज़ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट एंड वर्सेटाइल एलिमेंट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग एलिमेंट है क्योंकि इसी के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। कार्बन रहता है तो इसके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे एलिमेंट्स कंबाइन करके बहुत मल्टीपल कंपाउंड्स बनाते हैं। इसीलिए इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है टू फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, यही हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब ये प्रॉपर्टी है ना इसके पास कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है, तो इसी वजह से ये क्या करता है कि स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है जो कि काफ़ी स्टेबल होता है। और अनलिमिटेड लेंथ का कार्बन कार्बन चेन ये बनाता है। बाकी मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो अनलिमिटेड लेंथ का कोई भी चेन नहीं बनता है अपने मॉलिक्यूल्स के साथ। जैसे 2 नाइट्रोजन कंबाइन करता है, 2 ऑक्सीजन कंबाइन करता है, लेकिन कार्बन में है कि बहुत सारे कार्बन कंबाइन कर सकते हैं, सिर्फ 2-3 नहीं, काफ़ी सारे। इसीलिए ये लाइन कहा गया। इसके बाद आता है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 90% ऑफ द कंपाउंड फाउंड इन लिविंग सिस्टम इनवेरिएबली कंटेन कार्बन। मतलब लिविंग सिस्टम में जो 90% ऑफ द कंपाउंड पाए जाते हैं उसमें कार्बन होता है। ठीक है, अब है केमिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। लाइफ कंपोज होता है बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स से। एक सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरियम मतलब ईसर्शिया कोलाई, इसमें 6000 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये माना गया है कि मैन में, एक इंसान में मतलब 1 लाख डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें से कुछ कुछ को हम लोग अभी कैरेक्टराइज करेंगे, मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। अब है दूसरा पैराग्राफ, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, मोनोसैकेराइड, ये सब मोनोमेरिक यूनिट बनाते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक बनाते हैं कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स का। अब मोनोमेरिक यूनिट कौन सा हुआ? एमिनो एसिड हुआ, न्यूक्लियोटाइड हुआ, मोनोसैकेराइड हुआ। और पॉलीमेरिक यूनिट क्या हुआ, या फिर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स क्या हुआ? प्रोटीन हुआ, डीएनए, आरएनए हुआ, पॉलीसैकेराइड हुआ। ठीक है, ये जो इम्पॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं ये अपने रिस्पेक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ होते हैं और मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लिपिड्स को हम लोग बायोपॉलीमर एक स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं कह सकते हैं, बट बहुत सारे लिपिड्स में फैटी एसिड्स होते हैं। अब है पैराग्राफ, स्ट्रक्चरल हायरार्की ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं वो जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, ये सब बनाते हैं सुपर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि मेम्ब्रेन्स, जो कि इंटर्न ऑर्गेनाइज होते आते हैं किस फॉर्म में? ऑर्गेनेली के फॉर्म में, सेल्स के फॉर्म में, टिश्यू के फॉर्म में, ऑर्गेन्स के फॉर्म में, और फाइनली होल ऑर्गेनिज्म ये बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है
ये वाला मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल का एक पूरा डब्बा करके बना दिया है। प्रोटीन का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक एमिनो एसिड है। फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर का बेसिस बनाता है, सेल के फंक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए का क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का फंक्शन क्या हो गया, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर जमा करके रखता है। आरएनए का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया, राइबो न्यूक्लियोटाइड। आरएनए का मेजर फंक्शन क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। ग्लाइकोजन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया, मोनोसैकेराइड, सॉरी ग्लूकोज। मतलब पॉलीसैकेराइड का बिल्डिंग ब्लॉक हो गया मोनोसैकेराइड, और उसी का एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन जिसका बिल्डिंग ब्लॉक हो गया ग्लूकोज। ये इसका मेजर फंक्शन क्या है, तो ये स्टोर करता है एनर्जी को ताकि शॉर्ट टर्म डिमांड्स को फुलफ़िल कर सके। मतलब अचानक अगर ज़रूरत है एनर्जी का तो ये फुलफ़िल कर सके। फिर है लिपिड्स। लिपिड्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसका क्या फंक्शन होता है, स्टोर करता है एनर्जी टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड्स। पहला बात तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो बनाता ही है मेम्ब्रेन का, पर अगर कभी कभी बहुत टाइम मतलब लॉन्ग टर्म डिमांड को फुलफ़िल करना हो ना, तो हम लोग लिपिड यूज़ होता है, ठीक है। अब है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ मैन। केमिकल कॉम्पोजिशन नॉर्मल मैन का टेबल में दिया हुआ है, टेबल 1.2 में, ठीक है। नॉर्मल मैन का वेट इसमें 65 kg लिया गया है, बट ये वेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है वाटर इज़ द सॉल्वेंट ऑफ लाइफ, ठीक है, सबको पता है। ये कंट्रीब्यूट करता है 60% ऑफ द वेट, ये भी सबको पता है। अब देखो इसके बाद मतलब वेट के फॉर्म में जो अरेंज किया जा रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा वाटर है मतलब 60%, उसके बाद प्रोटीन है, उसके बाद लिपिड है, और कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट काफ़ी कम है। अब देखो लिपिड कौन से फॉर्म में होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है। लिपिड कहाँ होता है, सॉरी, एडिपोज टिश्यू में होता है। प्रोटीन कहाँ होता है, मसल्स में होता है। उसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। अब देखो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बचपन से पढ़े आ रहे हैं। ये बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, इसके बिना कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होना पॉसिबल नहीं है। जो सेल का कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 साइंटिस्ट, पहला है स्क्लीडन, दूसरा है श्वान। हाउएवर आफ्टर 1940 कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एक्सपोज हुआ था, मतलब समझ आया था कि कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सेल का। अब टेबल 1.2 में वाटर, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल का परसेंटेज दिया हुआ है, और वेट भी दिया हुआ है, इंसान का वेट उस हिसाब से। अब है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। द सेल ऑफ लिविंग किंगडम मे बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रो मतलब बिफोर, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस लैक करते हैं सॉरी, और इसमें इसका काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें काफ़ी बैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं। फिर है यूकैरियोट्स। यू मतलब ट्रू, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ये पोजेस करते हैं एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और फंक्शंस भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। हायर ऑर्गेनिज्म जो है वो कंपोज्ड होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। अब है यूकैरियोटिक सेल। ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड होते हैं अबाउट 10⁻14 सेल्स। ये अबाउट 250 टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि इरिथ्रोसाइट, नर्व सेल, मसल सेल्स, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास एट्सेट्रा। एक सिंगल यूकैरियोटिक सेल का साइज जनरली 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है इन डायमीटर। एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रैट के लीवर सेल का, जो कि फिगर 1.1 में दिया गया। फिगर 1.1 ये देखो, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है रैट के लीवर सेल का, इसको बाद में देखेंगे। अब इसके बाद आ जाता है कि द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल। कैसे, तो देखो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, द सेल कंसिस्ट, इससे पहले देखो कंपैरिजन है बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल, ये भी है। साइज़ देख लो, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ छोटा होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, यूकैरियोटिक सेल का साइज़ बड़ा होता है 10 से 100 माइक्रोमीटर। सेल मेम्ब्रेन देख लो, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल इन्वेलप होता है बाय अ रिजिड सेल वॉल, एक मजबूत सेल वॉल होता है। बट यूकैरियोटिक सेल में देख लो, सेल वॉल के साथ साथ एक और चीज़ होता है, फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। अब सब सेल्यूलर ऑर्गेनली देख लो,
प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं ऑर्गेनली, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में डिस्टिंक्ट ऑर्गेनलीज होते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब काफ़ी अच्छे से पता चल जाता है, मतलब साइज़ और शेप ऐसा होता है कि, अब देखो एग्जांपल हो गया, ऑर्गेनली का एग्जांपल बता रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। अब है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियोइड में, हिस्टोन एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए पाया जाता है, एसोसिएटेड होता है विथ हिस्टोन्स, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म में देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, इसीलिए एनर्जी जो है वो मेम्ब्रेन में ही मेटाबोलाइज हो जाता है। एंजाइम्स जो है मेम्ब्रेन में ही मेटाबोलाइज हो जाता है, बट एंजाइम जो कि एनर्जी मेटाबोलाइज करते हैं वो लोकेटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में इन यूकैरियोटिक सेल। सेल डिवीजन का बात करें तो प्रोकैरियोट में फिजन होता है, यूकैरियोट में माइटोसिस होता है। साइटोप्लाज्म का बात करें तो ऑर्गेनली और साइटोस्केलेटन एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, ऑर्गेनली और साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अब देखो, सेल कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड सब सेलुलर ऑर्गेनली, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनली होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन्वेलप होता है, ठीक है। जब हम लोग डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ना किसी टिश्यू का, तो हम लोग हर एक सेलुलर ऑर्गेनली को एक प्योर फॉर्म में हम लोग आइसोलेट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे अलग से। जो कि डिस्ट्रीब्यूशन है मेजर एंजाइम का, मेटाबॉलिक पाथवे का, ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनली के बारे में, सेल ऑर्गेनली के अंदर दिया गया है इस चैप्टर में, जो कि एंजाइम वाला चैप्टर है, उसमें ये ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है सब सेलुलर ऑर्गेनली के बारे में इस चैप्टर में। अब देखो न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली। इसमें डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस होता है विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ इंटरवल पे दोनों मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होता है दोनों, उसमें पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर जिनको कहते हैं, जिसका डायमीटर 90 नैनोमीटर होता है, वो होते हैं उसमें। ये पोर्स का क्या फंक्शन होता है, तो ये फ्री पैसेज ऑफ प्रोडक्ट्स को अलाउ करते हैं जो कि न्यूक्लियस में सिंथेसाइज्ड है इनटू सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है। अब देखो, न्यूक्लियस कंटेन डीएनए जो कि रिपोजिटरी है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। यूकैरियोटिक डीएनए इज एसोसिएटेड विथ बेसिक प्रोटीन्स इन द रेशियो 1:1 टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। डीएनए और हिस्टोन मिला के न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ बता रहे हैं कि डीएनए और हिस्टोन के जो रेशियो होते हैं ना, वो है 1:1, ठीक है। एक असेंबली होता है न्यूक्लियोसोम का, जिसमें क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं। कहाँ के क्रोमैटिन फाइबर्स? क्रोमोसोम वाले क्रोमैटिन फाइबर्स। जो सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम है, ये कंपोज होता है मिलियन ऑफ न्यूक्लियोसोम्स का। जो नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पीशीज़ का। ह्यूमंस के पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि कंपैक्टली पैक्ड होते हैं एक न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स डेंस बॉडी नोन एज न्यूक्लियोलस। ये काफ़ी रिच होता है इन आरएनए, पार्टिकुलरली राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का क्या फंक्शन होता है? न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है। फंक्शन नहीं होता, मतलब बता रहे हैं उसके बारे में। जो ग्राउंड मटेरियल होता है न्यूक्लियस का, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज होता है। अब जो देखो, जो एंजाइम्स है ग्लाइकोलाइसिस के, सिट्रिक एसिड साइकिल के एंजाइम्स, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट के एंजाइम्स, वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म में डिटेक्ट हुआ है। अब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखेंगे। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक वर्ड से आया माइटोस और कॉन्ड्रोस। माइटोस मतलब हो गया थ्रेड, कॉन्ड्रोस मतलब हो गया ग्रैनुअल्स। माइटोकॉन्ड्रिया सेंटर है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। ये रिगार्डेड है एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका वेरिएबल साइज एंड शेप होता है। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड लाइक होता है, फिलामेंटस बॉडीज होते हैं। यूजुअली डायमेंशन होता है 1 × 3 माइक्रोमीटर। अबाउट 2000 माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्यूपाई करते हैं 1/5 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल इन अ ये प्रेजेंट होते हैं एक टिपिकल सेल में। मतलब टिपिकल सेल में जो एक चौथाई नहीं, 5 भाग में 1 भाग जो वॉल्यूम कंप्राइजेज होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और टोटल एक पार्ट में अगर तुम देखो, 5 पार्ट में से एक पार्ट ले लो, तो उसमें 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे एक टिपिकल सेल में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कंपोज होते हैं डबल मेम्ब्रेन सिस्टम के। आउटर मेम्ब्रेन काफ़ी स्मूथ और होता है, और
ये एनवेलप करता है ऑर्गेनली को, बट जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है टू फॉर्म क्रिस्टेई। क्रिस्टेई को लैटिन में क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। जो ये क्रिस्टेई क्या करता है, लार्ज सरफेस एरिया को ऑक्यूपाई करता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है फॉर डिफरेंट फंक्शंस। इंटरनल चैम्बर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको मैट्रिक्स या माइटोसॉल कहेंगे। अब देखो, जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के जो कंपोनेंट है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में बरीड होता है। मैट्रिक्स के अंदर सेवरल एंजाइम्स होते हैं जो कि कंसर्न होते हैं विद द एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड अमीनो एसिड। अब देखो, मैट्रिक्स के एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं हीम के सिंथेसिस में और यूरिया के सिंथेसिस में। माइटोकॉन्ड्रिया प्रिंसिपल प्रोड्यूसर है एटीपी का इन द एरोबिक सेल। एटीपी जो कि एनर्जी करेंसी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होता है और फिर एक्सपोर्ट होता है टू अदर पार्ट ऑफ द सेल ताकि एनर्जी प्रोवाइड कर सके फॉर सेलुलर वर्क। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसको हम लोग mtDNA कहते हैं। आरएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इक्विप्ड होता है विथ इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ये एस्टिमेट किया गया है कि 10% ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन प्रोड्यूस्ड होता है इन द माइटोकॉन्ड्रिया। जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्लोजली रिजेंबल करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। ये हाइपोथेसिस जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ है फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया, ये बताया गया है कि एरोबिक बैक्टीरिया से ही माइटोकॉन्ड्रिया इवॉल्व हुआ है। फर्दर ये बिलीव किया गया है कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन एरोबिक बैक्टीरिया एक रिलेशनशिप, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप किया है विथ प्राइमोर्डियल एनारोबिक यूकैरियोटिक सेल, जिससे कि एरोबिक यूकैरियोट का सर्वाइवल पॉसिबल हो पाया है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है जिसमें कि स्पेसेस होते हैं जो कि एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। उसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सॉरी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। कुछ थ्रेड लाइक होते हैं जो कि एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर पोर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक काफ़ी लार्ज पोर्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसमें राइबोसोम होते हैं जो कि एक ग्रैनुलर अपीयरेंस देता है, जिसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बायोसिंथेसिस के फैक्ट्रीज हैं, और जब प्रोसेस होता है सेल फ्रैक्शनेशन का, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसरप्टेड होते हैं टू फॉर्म सेल वेसिकल, जिसको हम लोग माइक्रोजोम कहते हैं। इट मे बी नोटेड कि माइक्रोजोम्स जो हैं वो ऑकर नहीं करते हैं सेल में, ठीक है। अब देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम नहीं होता। ये इन्वॉल्व होते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग और कैल्शियम को सप्लाई करने में फॉर सेलुलर फंक्शंस। कौन से लिपिड को ये सिंथेसाइज करते हैं, तो फॉस्फोलिपिड, स्टिरोल्स, ट्राइग्लिसराइल्डिहाइड। अब हम लोग देखेंगे गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस के बारे में देखो, यूकैरियोटिक सेल में यूनिक क्लस्टर ऑफ मेम्ब्रेन वेसिकल्स होते हैं जिसको डिक्टायोसोम्स कहते हैं, जिसको हम लोग गोल्गी एपरेटस या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स हैं जो कि हैंडेड है ओवर टू गोल्गी एपरेटस, जो कि कैटेलाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट के एडिशन को, लिपिड के एडिशन को, सल्फेट मोइटीज़ को कैटेलाइज करते हैं। ये केमिकल मॉडिफिकेशंस जो हैं जिससे कि गोल्गी एपरेटस बनता है, ये काफ़ी नेसेसरी होते हैं ताकि प्रोटीन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट हो सके। सर्टेन प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इंक्लोज्ड होते हैं इन द मेम्ब्रेन वेसिकल्स ऑफ गोल्गी एपरेटस, और वो सेक्रीट होते हैं फ्रॉम द सेल आफ्टर अप्रोप्रिएट सिग्नल्स मिलने के बाद। डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ पैनक्रियास प्रोड्यूस्ड होते हैं इसी फैशन में। गोल्गी एपरेटस इन्वॉल्व होते हैं इन द मेम्ब्रेन सिंथेसिस, पर्टिकुलरली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर ऑर्गेनली, इसमें भी ये रहते हैं। अब है लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या है, स्फेरिकल वेसिकल्स है जो कि इन्वेलप है बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ये रिगार्डेड है एज द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ द सेल, क्योंकि ये डाइजेशन ऑफ सेलुलर सब्सटेंस में इन्वॉल्व होते हैं। इस वजह से कौन से सेलुलर सब्सटेंस को ये डाइजेस्ट करते हैं, तो देखो लिपिड्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है। लाइजोसोमल एंजाइम को हम लोग हाइड्रोलेजेस कहेंगे। ये फॉलोइंग एंजाइम्स के फॉर्म में होगा। पहला है अल्फा ग्लूकोसाइडेज, फिर है कैथेफ्सिंस, फिर है लाइपेजेस, फिर है राइबोन्यूक्लियस, ठीक है। अब आगे लाइजोसोम के बारे में है। पीएच ऑफ लाइजोसोमल मैट्रिक्स इज़ मोर एसिडिक, मतलब पीएच 5 से ज़्यादा है। साइटोसोल का पीएच जो है वो 7 के अराउंड होता है। तो
मोर एसिडिक है तो इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब टूट जाता है आराम से डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स। अब देखो लाइसोसोमल एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेलुलर कंपाउंड्स को मेंटेन करने में, मतलब सेलुलर कंपाउंड्स एक डायनेमिक स्टेट में मेंटेन्ड है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम्स रहते हैं इनका डिग्रेडेशन करने के लिए और रिसाइकल करने के लिए। ये जो डिग्रेडेड प्रोडक्ट्स है लाइसोसोम को छोड़ के डिफ्यूजन के थ्रू रीयूटिलाइज हो जाते हैं बाय द सेल्स। समटाइम्स हाउएवर सर्टेन प्रोडक्ट जो कि रेसिडुअल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बच जाते हैं, जो कि अगर प्रोटीन या लिपिड में रिच हैं रेसिडुअल प्रोडक्ट, तो उसको लाइपोफ्यूसिन कहेंगे, जो कि सेल में एक्यूमुलेट हो जाता है। ये एक एज पिगमेंट है या फिर वियर एंड टियर पिगमेंट भी कह सकते हो, जो कि इम्प्लिकेट होता है किसमें, एजिंग प्रोसेस में। डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ सेलुलर कंपाउंड्स आर कन्फाइंड टू द लाइसोसोम इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द सेल। जो एस्केप होता है ना एंजाइम्स का इनटू द साइटोसोल, ये डिस्ट्रॉय कर देगा फंक्शनल मैक्रो मॉलिक्यूल ऑफ द सेल, और बाद में प्रॉब्लम्स आएंगे, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे जो अकरेंस से सेवरल डिजीज़ का, जैसे कि अर्थराइटिस, एलर्जिक डिसऑर्डर, मसल डिजीज़, ये पार्शली एट्रीब्यूटेड है टू द रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब है पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम्स को माइक्रोबॉडीज़ भी कहेंगे। ये सिंगल मेम्ब्रेन सेलुलर ऑर्गेनलीज है। ये स्फेरिकल है, ओवल इन शेप है, और इसमें एंजाइम कैटलेज होता है। कैटलेज प्रोटेक्ट करता है द सेल को फ्रॉम द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ H2O2 और कन्वर्ट करता है H2O और O2 में। पेरोक्सीसोम्स भी इन्वॉल्व है इन द ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड्स, मतलब कार्बन 18 से ज़्यादा वाले का, एंड सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मालोजेंस एंड ग्लाइकोलिपिड्स। प्लांट्स कंटेन करता है ग्लाइकोसोम्स, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सीजोम है जो कि इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोलेट पाथवे में, ग्लाइऑक्सीजाइलेट पाथवे में। अब देखो ग्लाइऑक्सीजाइलेट पाथवे के बारे में तो अभी नहीं बताया गया, तो इसको बाद में पढ़ाती हूँ। पेरोक्सीसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर, मतलब PBDS, ये क्या है? ये ग्रुप है सेवरल रेयर डिजीज़ का, जिसमें कि एंजाइम का एक्टिविटी होता है पेरोक्सीसोम का। बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ जो एसोसिएटेड है PBD से, उसमें क्या हो गया, इसमें क्या होता है कि इंक्रीज़ हो जाता है लेवल ऑफ वेरी लॉन्ग फैटी एसिड्स के चेन का, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लाज्मालोजेंस कम हो जाते हैं। मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ PBD क्या है? ज़ेल्वीगर सिंड्रोम। ज़ेल्वीगर सिंड्रोम जो है, इसमें क्या होता है, फंक्शनल पेरोक्सीसोम का एब्सेंस हो जाता है, और इससे जो डिजीज़ के जो विक्टिम्स हैं वो 1 साल के अंदर अंदर बर्थ होने के 1 साल बाद मर जाते हैं। 1 साल बाद नहीं, 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, विदिन लिखा है ना। अब देखो साइटोसोल एंड साइटोस्केलेटन। जो सेलुलर मैट्रिक्स है इसको हम लोग साइटोसोल कहेंगे। साइटोसोल बेसिकली एक कंपार्टमेंट है जिसमें कि सेवरल एंजाइम्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। मोस्ट रिसेंट स्टडी इंडिकेट करता है कि साइटोप्लाज्म एक्चुअली कंटेन कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट जो कि स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं साइटोस्केलेटन। जो साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट है वो 3 टाइप के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो फिलामेंट है वो पॉलीमर है प्रोटीन का और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द स्ट्रक्चर, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर फंक्शंस, इसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर फंक्शंस के बारे में देखते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल है वो वाइड वैरायटी ऑफ या वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस या रिएक्शंस को परफॉर्म करता है ताकि टिश्यू मेंटेन हो सके और इंसान जो ऑर्गेनिज्म है वो अच्छे से रह सके। इस पर्पस के लिए वेरियस इंट्रासेलुलर प्रोसेस होते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, और ये सारे जो भी प्रोसेस रिएक्शंस सब है सब कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। एक सेल का डिवीजन इनटू 2 डॉटर सेल ये एक गुड और एग्जांपल हो गया फॉर द ऑर्डरली ऑकरेंस ऑफ इंटीग्रेटेड सीरीज ऑफ सेलुलर रिएक्शंस। एपोप्टोसिस क्या होता है? ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है या सेल सुसाइड है। ये ऑकर करता है जब सेल के पास
मतलब जब सेल फुलफिल कर लेता है अपना बायोलॉजिकल फंक्शंस तभी ऑकर करता है। ये नेचुरल डेथ कह सकते हैं, नेचुरल सेल का डेथ। ये नॉर्मली अगर सेल का डेथ होता है ना इंजरी से या फिर किसी रेडिएशन से या एनॉक्सिया से तो अलग चीज़ है, लेकिन ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ये एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है, इसको कहेंगे नेचुरल सेल डेथ। इसका नाम है एपोप्टोसिस। इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा चैप्टर, जो स्टार्टिंग का चैप्टर है। ये हमने पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल, ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है, इसका समरी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। तो चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।